हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। क्योंकि हम आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पर मैग्नेट ब्रेन्स के टेस्ट पेपर आपको 100% फ्री प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। सिर्फ आपको ये टेस्ट पेपर ही 100% फ्री प्रोवाइड नहीं कराए जा रहे हैं, आपको यहाँ पर किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12th, आपका ओलंपियाड, एनटीएससी, यूपीएससी, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जितना भी स्टडी मटेरियल है आपको टोटली 100% फ्री प्रोवाइड कराया जाता है। हम कभी ऐसा नहीं करते कि हमने आपको 2 वीडियो फ्री में दिए और उसके बाद हम बोलते हैं कि आपको हर क्लास के लिए इतना स्टडी मटेरियल परचेज करना पड़ेगा या इतना कोई स्कीम लेनी पड़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिस भी क्लास में जाकर कुछ भी देखना चाहते हैं आपको टोटली फ्री प्रोवाइड होगा। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि आप सभी का स्टडी बहुत ही स्मूथली चलती रहे। तो जैसे आप देख रहे हैं कि आज हम आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स टेस्ट पेपर लेकर आए हैं। ये टेस्ट पेपर आपको पहले ही प्रोवाइड कराए जा चुके हैं, इनका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जा चुका है। आई होप आप सभी ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। आज हम इसका आपको सोल्यूशन कराएंगे। तो देखते हैं कि ये कौन सी क्लास का है और कौन सा चैप्टर है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास 12th हिंदी कोर प्लस इलेक्टिव की जो कंबाइंड बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उसका अध्याय है 11 और 12। ये 2 चैप्टर एक साथ हमने आपको दिए थे सॉल्व करने के लिए। वो चैप्टर हैं हमारे कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण और कैसे बनता है रेडियो नाटक। मतलब कहानी तो हम सब ने देख ही ली थी कि हम कैसे लिखते हैं। अब उसके बाद में अब कहानी को हमें नाटक में लिखना है, नाटक रूपांतरण कैसे करेंगे। फिर उसके बाद उसी से अब हम रेडियो नाटक बनाएंगे। नाटक तो हमने बना लिया, अब उसके बाद इसे रेडियो नाटक में तब्दील करना है। तो ये सारी चीज़ों को हमें कैसे करना है, क्या था, ये दोनों ही चैप्टर हमने पढ़े थे। इसी पे आधारित इस जो टेस्ट पेपर में हमने कंबाइन करके आपको क्वेश्चंस दिए थे, उसी को अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही तरह के प्रश्न दिए गए थे। तो सबसे पहले जो शुरू होगा वो है हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कहानी का संबंध मुख्यतः किससे होता है। ये जो कहानी है इसमें किससे संबंध रहता है, लेखक से, पाठक से, का और खा दोनों, या मंच से। कहानी का संबंध, जो कहानी होती है ना उसका संबंध किससे होता है, तो जाहिर सी बात है उसका संबंध लेखक और पाठक दोनों से होता है। तो यहाँ पे का और खा दोनों ही सही है। अब इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 2, कहानी का केंद्रीय बिंदु किसे कहा जाता है। जो इसका सेंट्रल पॉइंट है, जिस पे पूरी कहानी हमारी बेस्ड रहती है, वो क्या होता है। तो क्या है, द्वंद्व, संवाद, कथानक को, या देश काल एवं वातावरण को। तो सही इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा, ये होगा कथानक को। कथानक हमने जैसे बताया था कि उसी से ही से इस पूरी कहानी को हम लोग लिखते, कहानी होती है, फिर उसी कहानी के आधार पर हम नाटक भी बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, कहानी के प्रत्येक दृश्य का प्रारंभ किससे होता है। कहानी का प्रत्येक दृश्य यानी कि जितने सभी दृश्य होते हैं इनका प्रारंभ कैसे होता है, संवाद से, चरित्र चित्रण से, एक बिंदु से, या पात्र की विशेषताओं से। तो सही ऑप्शन है कि एक बिंदु से, कोई भी एक बिंदु जो हमारे दिमाग में आ जाए उसी से कहानी का स्टार्टिंग हो जाती है। फिर है प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किसके अभाव में कहानी की रचना नहीं की जा सकती है। कौन से ऐसा इसमें से पात्र है जिसके अगर वो नहीं है तो हम कहानी की रचना कर ही नहीं सकते हैं। पात्र, भाषा, कथानक या उद्देश्य। तो सही ऑप्शन क्या है कि अगर कथानक नहीं होगा तो हम कहानी को नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहानी का प्रारंभिक नक्शा किसे माना जाता है। प्रारंभिक नक्शा यानी कि जैसे हम घर बनाने से पहले एक फिगर बनाते हैं ना कि भाई रूम यहाँ होगा, बेडरूम यहाँ होगा, दूसरा बेडरूम यहाँ होगा, किचन यहाँ होगा, लिविंग रूम यहाँ होगा। तो उसी तरीके से जब हम कहानी बनाते हैं तो कहानी का भी एक नक्शा बनता है। तो वो नक्शा किसे कहा जाता है, कथानक को, उद्देश्य को, चरम सीमा को, या घटना विशेष को। तो यहाँ पर कारक जो है कथानक को कहानी का प्रारंभिक नक्शा कहा जाता है। कि मतलब हम जिस भी चीज़ पे लिखने जा रहे हैं, सोचने जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं एक नक्शा बना लेते हैं और फिर उसी पॉइंट्स को लेकर हम विस्तारण करते हैं। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो कथानक में लिखे जाते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, कहानी में वास्तविकता का पुट लाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है।
यानी कि कहानी में अगर हम रियलिटी लाना चाहते हैं तो हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? पात्र, द्वंद्व, देश काल व वातावरण या चरमोत्कर्ष। अब जाहिर सी बात है, अगर कहानी में वास्तविकता लेके आना चाहते हैं तो हमें देश काल और वातावरण, मान लीजिए हमने कहानी एक जो है आधुनिक शहर की लिखी है जहां रोबोट्स और कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के आसपास का जो वातावरण है नाटक के लिए हम वैसा ही बताएंगे कि वहाँ पर अपने आप स्वचालित कारें होंगी, उड़ने वाले होंगे, घर में काम करने वाले रोबोट्स होंगे, दफ्तर में भी रोबोट्स होंगे। तो बहुत तरीके से हम ये चीज़ें अलग अलग बताएंगे, तभी तो वहाँ पे ये चीज़ होगा कि हाँ, हम एक ऐसे भविष्य की कल्पना में कहानी लिख रहे हैं जहाँ पर रोबोट्स होते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, कहानी के पात्रों द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने को क्या कहा जाता है? यानी कि कहानी में जो पात्र हैं वो पात्र अपने विचार जब व्यक्त करते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? विश्लेषण, उद्देश्य, कथोपकथन या भाषा शैली? तो उसको कहा जाता है कथोपकथन। कथोपकथन मतलब संवाद, इसी को संवाद भी बोलते हैं। संवाद होता है ना, डायलॉग्स दिए जाते हैं, डायलॉग्स मतलब संवाद, संवाद मतलब कथोपकथन। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ होगी आपको वही लिखना चाहिए। अगर संवाद होगा तो भी वो सही है, कथोपकथन है तो भी वो सही होगा। प्रश्न संख्या 8 है, कहानी कही जाती है या पढ़ी जाती है जबकि नाटक डैश प्रस्तुत किया जाता है? अब कहाँ क्या किया जाता है? जिंदगी में प्रस्तुत किया जाता है, मंच पर प्रस्तुत किया जाता है, विद्यालय में प्रस्तुत किया जाता है, घर पे प्रस्तुत किया जाता है? तो सही ऑप्शन जो है, जो नाटक है वो मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नाटक को मंच पर किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? अब हम नाटक हमने कर लिया, अब नाटक को अगर मंच पे प्रस्तुत किया जा रहा है तो वो किसके द्वारा किया जाएगा? विद्यार्थी द्वारा, सामान्य मनुष्य द्वारा, अभिनेता द्वारा या ये सभी के द्वारा? तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? अभिनेता द्वारा। जो अभिनय करता है वो अभिनेता कहलाता है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, विद्यार्थी हो, आपका कोई भी मनुष्य हो, तो उसका जो कैटेगरी आएगी वो क्या हम बोलेंगे? वो अभिनेता होगा। तो अभिनेता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। प्रश्न संख्या 10 है, कहानी को नाटक में रूपांतरित करने के लिए क्या करना अनिवार्य है? जो कहानी है उसको जब हम नाटक में बदलते हैं तो हमें क्या करना आवश्यक होता है? कहानी की कथा वस्तु को दृश्यों में विभाजित करना होता है, यानी कि जितनी भी कहानी है उसको हम अलग अलग सीन में डिवाइड कर देंगे। कहानी की रचना करना पहले ज़रूरी होता है, कहानी पढ़कर सुनाना ज़रूरी होता है, कहानी को रुचिकर बनाना होता है। तो जब भी हम कहानी को नाटक में परिवर्तित करते हैं तो जो सबसे ज़रूरी कार्य होता है वो है कहानी की कथा वस्तु को दृश्यों में विभाजित करना। कोई भी कहानी हो, अब वो अलग अलग दृश्यों में बताया जा रहा है, कोई भाई गांव में है, कोई शहर में है, कोई किसी घर के अंदर है, तो ये सभी अलग अलग दृश्यों के रहेंगे। तो उस कंडीशन में हमें कहानी को दृश्यों के अनुसार बांटना पड़ता है। प्रश्न संख्या 11 है, नाटक के अंगों को किसके अनुसार बांटने की जरूरत होती है? अब ये जो नाटक है इसके अंगों को अगर हम बांटेंगे तो किसके अनुसार बांटेंगे? पात्र, भाषा, कथ्य या समय? तो जाहिर सी बात है कि जो भी नाटक के दृश्य बटते हैं, अंग बटते हैं, वो समय के अनुसार बटते हैं, क्योंकि नाटक की एक लिमिटेड सीमा होती है, यानी कि एक अंग हमारा 48 मिनट्स का होता है, उससे ज़्यादा हम नहीं बढ़ा सकते। अब नाटक अगर कई अंगों में बट रहा है तो जाहिर सी बात है वो समय के हिसाब से बटेगा। अगर 48 मिनट से कहीं ज़्यादा जा रहा है तो उसको हम क्या करेंगे? छोटा कर देते हैं, उसको हम कई अंगों में विभाजित कर देते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, नाटक लेखन का दूसरा महत्वपूर्ण अंग किसे माना जाता है? यानी कि जो हम नाटक लिखते हैं इसका दूसरा, पहला नहीं, दूसरा महत्वपूर्ण अंग किसे कहते हैं? पहला तो जो है वो कथानक था, हमने वो चीज़ देख ली। दूसरा कौन सा होता है? बिंब, छंद, शब्द या भाषा? जैसे हमने कहानी पढ़ी थी तब हमने ये चीज़ सीखा भी था कि दूसरा जो महत्वपूर्ण अंग है वो शब्द होता है, क्योंकि शब्दों के बगैर हम रचना नहीं कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, नाटक का प्राण तत्व किसे कहा जाता है? प्राण तत्व नाटक का किसको बोलते हैं? चरित्र को, रंगमंचीयता को, भाषा को या संवाद को?
तो ये जो कहलाता है ना प्राण तत्व, ये कहलाता है क्या? भाषा। क्योंकि भाषा के जरिए ही हम दर्शकों के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। अगर वो नहीं होगा तो हम उनके साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। प्रश्न संख्या 14 है, नाटक का सबसे प्रभावशाली तत्व कौन सा होता है? किसे नाटक का सबसे प्रभावशाली तत्व माना जाता है? चरित्र, प्रकाश योजना, कथ्य या रंगमंचीयता? तो सबसे प्रभावशाली तत्व होता है हमारा रंगमंचीयता। प्रेजेंटेशन एक तरीके से जिसे हम कहते हैं कि नाटक को प्रेजेंट कैसे किया जा रहा है, मंच पे उसका मंचन कैसे किया गया, सारी व्यवस्थाएं कैसी हैं, एकदम सही होना। मतलब उस पर जब हम एक्ट करते हैं तो उसे में प्रस्तुतिकरण कैसा रहता है, ये बहुत ध्यान देने वाला होता है। प्रश्न संख्या 15 है, नाटक की वास्तविक कसौटी किसे माना जाता है? एक्चुअल कसौटी किसको कहते हैं, जिसपे सही उतरना उसका सही होता है? रंगमंचयता, पात्र, संवाद या कथ्य? तो सही इसका ऑप्शन होगा हमारा रंगमंचीयता। इस कसौटी पे उतरना, आप चाहे जितनी अच्छी भाषा लिख लो, जितने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर लो, अगर वो सही तरीके से रंग पर मंचन नहीं किया, मतलब मंच पर उसका नहीं एक्ट किया गया, तो वो बेकार हो जाएगा। तो एक्चुअल कसौटी यही होती है कि अभिनेता उसे कितनी अच्छी तरीके से मंच पर मंचित कर लेता है। प्रश्न संख्या 16 है, रेडियो नाटक का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? रेडियो नाटक के कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए गए थे जो बहुत फेमस हुए थे, तो वो कौन से हैं? अंधा युग, आषाढ़ का एक दिन, का और खा दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही ऑप्शन है का और खा दोनों, यानी कि गा ऑप्शन हमारा सही है। दोनों ही नाटक, अंधा युग और आषाढ़ का एक दिन, ये दोनों ही बहुत ही प्रसिद्ध रेडियो नाटक रहे हैं। प्रश्न संख्या 17 है, रेडियो नाटक पूरी तरह से किस पर निर्भर करते हैं? जो रेडियो नाटक हैं वो पूर्ण रूप से किस पे निर्भर करते हैं? संवाद पे, सीमित समय पर, ध्वनि प्रभाव पर या ये सभी पर? तो सही इसका ऑप्शन होगा ये सभी। क्यों? क्योंकि ये जो रेडियो है ये सिर्फ एक श्रव्य माध्यम है, तो यहाँ पर ध्वनि का प्रभाव, ध्वनि के हिसाब से ही उनमें संवाद और समय सीमा। बहुत लंबे होंगे तो बोरियत लगने लगी रहेगी, अगर संवाद अच्छे नहीं होंगे, इंटरेस्टिंग नहीं रहेंगे, तो लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। दूसरा, साथ ही साथ ध्वनि प्रभाव, ध्वनियों का कितना अच्छा प्रभाव संवादों के साथ डाला जा रहा है, ये भी। जैसे खुली हवा है, तो खुली हवा में आपको क्या कहते हैं, पत्तों की सरसराहट, हवा की हल्की सी आवाज़, पक्षियों की आवाज़, तो ये बैकग्राउंड म्यूजिक जो है अगर जब तक नहीं होगा तो वो चीज़ उतना प्रभावशाली नहीं साबित होगी। प्रश्न संख्या 18 है, रेडियो नाटक की कहानी किस पर निर्भर नहीं होनी चाहिए? रेडियो नाटक है उसको लिखा जाता है तो एक बाउंडेशन बताई गई थी आपको कि इस पर आधारित पूरी तरीके से नहीं होना चाहिए। तो कैसा? एक्शन पे, संवादों पर, ध्वनि पर या समय पर? तो सही ऑप्शन है कि रेडियो नाटक कभी भी पूर्ण रूप से एक्शन पर आधारित नहीं होनी चाहिए। अगर आपने पूरा एक्शन लिख दिया धूम धड़ाम करके तो लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे और आपका रेडियो नाटक इतना नहीं चलेगा। प्रश्न संख्या 19 है, सामान्यतः रेडियो नाटक की अवधि होती है, रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है? 10 से 70 मिनट की, 40 से 50 मिनट की, 15 से 20 मिनट की, या ये सभी सही है? तो यहाँ पर जो सही है वो है 15 से 20 मिनट की। अब यहाँ पर कंफ्यूजन वाला काम क्रिएट होता है। अभी हम आपको ये चीज़, जैसे अभी थोड़ी देर मैंने बताया था कि नाटक की अवधि 48 मिनट की होती है, यानी 48 मिनट की। ये जब हम मंच पे मंचित करते हैं तब उसकी अवधि 48 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन रेडियो नाटक की अवधि वो अलग होती है, यानी रेडियो पर जब नाटक होता है तो 15 से 20 मिनट का नहीं होना चाहिए, लेकिन जब मंच पे जब नाटक खेला जाता है तो उसकी अवधि 48 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। प्रश्न संख्या 20 है, रेडियो नाटक में पात्र तथा उनके चरित्र को याद रखने का माध्यम है? रेडियो नाटक में जब कभी होते हैं तो कई पात्र होते हैं, हमने बताया पात्रों की संख्या भी अलग अलग बताई, समय के अनुसार इन पात्रों की संख्या भी अलग अलग होती है। तो इन पात्रों को हम किस तरीके से याद रखते हैं? संवाद से, भाषा से, आवाज से या चेहरे से? तो सही इसका ऑप्शन क्या होगा कि हम आवाज़ यानी ध्वनि, जो उनकी जो आवाज़, हर पर्सन की अपनी अपनी एक आवाज़ होती है, तो उस आवाज़ के प्रभाव से ही हम कैरेक्टर्स को याद रख पाते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, रेडियो नाटक के लिए कहानी का चुनाव करते समय किन मुख्य बातों का ध्यान में रखना आवश्यक है?
जब हम रेडियो नाटक की कहानी का चुनाव करते हैं तो उनमें किन बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है? सीमित पात्र, सीमित अवधि, उचित संवाद या ये सभी? तो सही इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा कि यहाँ पर हमें ये सभी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। ज़्यादा हमें पात्रों को नहीं डालना क्योंकि बहुत सारी आवाज़ें होंगी तो जितने भी जो श्रोता हैं वो रिकग्नाइज नहीं कर पाएंगे पात्रों को। फिर है अवधि, बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, बहुत लंबे समय का नहीं होना चाहिए। उचित संवाद, संवाद भी बहुत ही अच्छे ढंग से इंटरेस्टिंग में भी लिखे गए होने चाहिए। तो ये सभी चीज़ें जब हम रेडियो नाटक का चुनाव कर रहे हो तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर अब हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ से हमारे यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 से हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू होते हैं, यानी कि वस्तुपरक। तो देखना शुरू करते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्राचीन काल में मौखिक कहानियां क्यों लोकप्रिय हुई? यानी कि पहले समय में ये जो हम बोला जाता है ना कि कहानियां जो सुनाई जाती हैं पहले सिर्फ बोलने का यानी कि वाचिक रूप में ही थी, मौखिक रूप में ही थी। क्यों इतनी ज्यादा प्रचलित थी, इसका क्या कारण था? सामान्यतः भारतीय गांवों के बुजुर्ग कुछ मनगढ़ंत कहानियों को भी सुनाया करते थे, परंतु यहाँ कहानियों से तात्पर्य लेखक द्वारा लिखित प्रमुख व प्राचीन कहानियों से है। मौखिक कहानी की परंपरा बहुत पुरानी है। प्राचीन काल में मौखिक कहानियों की लोकप्रियता इसलिए थी क्योंकि यह संचार का बड़ा माध्यम थी। इस कारण धर्म प्रचारकों ने भी अपने सिद्धांत और विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए कहानी का सहारा लिया था। शिक्षा देने के लिए भी कहानी विधा का प्रयोग किया गया, जैसे पंचतंत्र की कहानियां लिखी गई जो विश्व प्रसिद्ध हैं। तो मौखिक कहानियों का क्या हुआ? देखिए इसके कई कारण हैं। पहले लोगों के पास मनोरंजन के साधन नहीं थे तो कहानी सुनाकर ही उसको जो है सुनकर या सुनाकर उनका मनोरंजन हो जाया करता था। लोगों के पास जो है अपने संदेशों को दूसरे तक पहुंचाने यानी संचार माध्यम नहीं थे तो कहानियों के माध्यम से ही जो है संचार भी किया जाता था। पहले गुप्त समाचार बहुत भेजे जाते थे तो वो कहानियों के अंदर ही गुप्त समाचारों को छिपा दिया जाता था। फिर जैसा बताया गया कि धर्म प्रचार के लिए भी, शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए भी, इन सभी के लिए जो है कहानियों का सहारा लिया जाता था। जैसे कि पंचतंत्र की कहानियां लिखी गई तो वो सभी क्या है, शिक्षा देने के लिए लिखी गई, क्योंकि सभी शिक्षाप्रद कहानियां आप अभी भी पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि कहीं ना कहीं उसमें हमें कोई ना कोई सीख मिलती ही मिलती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्राचीन समय में ये मौखिक कहानियां लोकप्रिय हुई थी। प्रश्न संख्या 23 है, दृश्य के क्या क्या कार्य हैं? अब नाटक में जो ये दृश्य होता है ये क्या क्या कार्य करते हैं, इनका कार्य क्या होता है? कहानी या नाटक में प्रत्येक दृश्य एक बिंदु से प्रारंभ होता है। ठीक है, बिंदु मतलब कोई भी एक लीड के साथ में होता है ना कि एक लीड मिल जाए उसी से हम सारी चीजें शुरू हो जाती हैं, जो कथा अनुसार अपनी आवश्यकताएं पूरी करता है और उसका अंत ऐसे होता है जो उसे अगले दृश्य से जोड़ता है। दृश्य कई काम एक साथ करता है। एक ओर तो वह कथानक को आगे बढ़ाता है तथा दूसरी ओर पात्रों और परिवेश को संवाद के माध्यम से स्थापित करता है। इसके साथ साथ दृश्य अगले दृश्य के लिए भूमिका भी तैयार करता है, इसीलिए दृश्य का पूरा विवरण तैयार किया जाना चाहिए। अब क्या है, कोई भी एक डिस्कशन हो, मान लीजिए कि जैसे हम लोगों ने जो है रजनी सीरियल देखा होगा और इसी की कहानी हमने अपनी आरओ बुक में भी पढ़ी है। तो उसमें क्या था रजनी में कि किस तरीके से जो है एक लड़का अमित होता है, वो एग्ज़ाम बहुत गुस्सा होकर अपने घर आता है तो उस समय रजनी और उसकी माँ घर पे होते हैं, बात कर रहे होते हैं कि उसका रिजल्ट जो है वो ख़राब हो गया अमित का। पहले उसकी जो पहला दृश्य ये दिखाते हैं कि किस तरीके से अमित और अमित की माँ और रजनी जो है आपस में बात करें कि आज बहुत अच्छा दिन है, अमित का रिजल्ट आने वाला है। तो रजनी बोलती है कि नहीं बहुत अच्छा रहा, तो लेकिन इतने में ही अमित आता है, बहुत गुस्से में होता है और बोलता है कि माँ मैंने पहले ही कहा था मेरा ट्यूशन लगवा दो, देखो मेरे मैथ्स में कितने ख़राब नंबर आए हैं, सर ने बोला। तो फिर रजनी ये चीज़ बोलती कि नहीं तुम तो मैथ्स पढ़ने में बहुत अच्छे हो तो ट्यूशन की क्या ज़रूरत। कहते नहीं सर बोल रहे थे जो ट्यूशन पढ़ेंगे उनके मार्क्स बड़े अच्छे आएंगे। तो यहाँ पर एक पॉइंट से जो है इस दृश्य का निर्धारण हुआ, वो पॉइंट था अमित का रिजल्ट। ठीक है, उससे इस दृश्य का प्रारंभ हुआ।
फिर इसमें संवाद के माध्यम से इसमें विस्तार हुआ, कहानी को गतिशीलता मिली। फिर इसी के दृश्य के साथ ही इसी दृश्य ने दूसरे दृश्य को भी ये शुरू होने का मौका दिया। अब यहाँ पे देखा उसका रिजल्ट खराब हो गया, तो दूसरे दृश्य में क्या हुआ, रजनी जो है वो उसके प्रिंसिपल के ऑफिस जाती है मिलने के लिए, अमित के रिजल्ट को लेकर जाती है। तो यहाँ पर क्या, एक दृश्य संबंधित रहा, दूसरे दृश्य को शुरू करने में मददगार भी रहता है। तो ये दृश्य यहाँ इस तरीके से बहुत सारे कार्य करते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, नाटक लेखन में किन तत्वों का होना अनिवार्य है? किन्हीं 3 पर विचार कीजिए। जो हम नाटक लेखन करते हैं इनमें हमें किन तत्वों पर विचार करना चाहिए? बहुत सारे तत्व हैं, हमने पढ़े थे। अब इनमें किन्हीं भी 3 तत्वों को आपको जो है करना है। तो इसमें क्या है, पहला, नाटक लेखन में निम्नलिखित तत्वों का होना अनिवार्य है। पहला क्या है, कथक, कथ्य या कथानक, यानी कि जिसे हम बोलते हैं कि नक्शा, कहानी का एक नक्शा जो है वो होना जरूरी है, के लिए उसका कथ्य जरूरी है। नाटक में किसी कहानी के रूप को शिल्प या संरचना के भीतर उसे पिरोना होता है। इसके लिए नाटककार को शिल्प या संरचना की पूरी समझ, जानकारी, अनुभव होना चाहिए। इसके लिए पहले घटनाओं, स्थितियों या दृश्यों का चुनाव कर कर उन्हें क्रम में रखें ताकि कथा का विकास शून्य से शिखर तक पहुंच चुके। तो सबसे अनिवार्य तत्व हमारा जो पहला प्रथम तत्व होता है वो है कथा का कथानक। जब ये होता है तो इसी के अनुसार से कैसे हम घटनाओं को अंजाम देंगे, कैसे हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे, ये सारी चीज़ों का विस्तारण हम कर पाते हैं। फिर है संवाद। नाटक का सबसे महत्वपूर्ण और सशक्त माध्यम उसके संवाद है। संवाद ही वह तत्व है जो एक सशक्त नाटक को अन्य कमजोर नाटकों से अलग करता है। संवाद जितने सहज और स्वाभाविक होंगे उतना ही वे दर्शक के मर्म को छुएंगे। तो दूसरा तत्व है हमारा संवाद। संवाद बहुत प्रभावशाली होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, रेडियो नाटक की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? हम जैसे रेडियो नाटक की बात करें तो इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, जो खूबियां होती हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। क्या रेडियो नाटक की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सिनेमा व रंगमंच की तरह रेडियो एक दृश्य माध्यम नहीं, श्रव्य माध्यम है। यहाँ पर हम क्या होता है, ये एक रेखीय माध्यम है। यहाँ पर हम सिर्फ सुन सकते हैं, हम यहाँ देख नहीं सकते हैं। रेडियो की प्रस्तुति संवादों व ध्वनि प्रभावों के माध्यम से होती है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ संवाद होते हैं, ध्वनि माध्यम होते हैं। इन्हीं के जरिए जो है रेडियो नाटक आगे बढ़ता है और हम पूरी कहानी को समझ भी पाते हैं। रेडियो नाटक में एक्शन की कोई गुंजाइश नहीं होती, मतलब इसमें कहीं पे भी हमें एक्शन नहीं डाल, थोड़ा बहुत तो हो सकता है लेकिन हमें बहुत ज़्यादा एक्शन को नहीं डालना चाहिए। रेडियो नाटक की अवधि सीमित होती है, इसलिए पात्रों की संख्या भी सीमित होती है। यहाँ पर जो है रेडियो नाटक में जो समय सीमा कम होती है तो यहाँ पात्रों को भी हमें कम रखना पड़ता है, बहुत अधिक पात्रों को हम नहीं ले सकते हैं। पात्र संबंधी विविध जानकारी संवाद एवं ध्वनि संकेतों के माध्यम से उजागर होती है। तो पात्र के बारे में जितनी भी जानकारी है, उसके चरित्र के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में, जो कुछ भी है, ये सभी हमें संवादों के माध्यम से बताना पड़ता है। जैसे हम बोल देंगे एक व्यक्ति हैं किशोरी लाल, तो उनके एक मित्र हैं जो हैं श्यामलाल जी हैं। तो श्यामलाल जी अब किशोरी लाल का अगर चरित्र चित्रण करेंगे तो किस तरीके से उनकी खूबियों के बारे में बताएंगे कि हाँ भाई, श्यामलाल जी बोलेंगे कि किशोरी लाल जो है ने कल जो है आश्रम में बहुत सारा दान दिया, वहाँ जितने बुजुर्ग लोग थे उनको कंबल रजाई दिया। सही में उनके किए गए कृत्यों से उनको जो है बहुत समय तक लोग आगे याद रखेंगे। तो यहाँ पर उनके चरित्र का निर्माण श्यामलाल के संवादों द्वारा हो जाता है। नाट्य आंदोलन के विकास में रेडियो नाटक की अहम भूमिका रही है। तो नाट्य आंदोलन यानी कि पहले नाटकों का इतना ज़्यादा प्रचलन नहीं हुआ करता था। अब इसमें जैसे जैसे वो आया तो इसमें आंदोलन, तो धीरे धीरे रेडियो नाटक में इसने बहुत ज़्यादा विस्तार किया। क्योंकि पहले को तो नाटक मंडली लेकर चलना पड़ता था, मंच की व्यवस्था करना, ये करना वो करना, बहुत सारे प्रबंध होने पड़ते थे। लेकिन नाटक जब रेडियो पे आया तो बहुत ही कम एफर्ट्स के साथ बहुत सारे लोगों तक ये पहुँचा। इसलिए इसने नाटक को एक नए प्लेटफॉर्म पे लाकर रख दिया था। प्रश्न संख्या 26 है, कैप्टिव क्या है? कैप्टिव ऑडियंस किसे कहते हैं? क्या होती है कैप्टिव ऑडियंस? ये चीज आपको बतानी है। तो किसे बोलते हैं? सिनेमा या नाटक में दर्शक अपने घरों से बाहर निकलकर किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित होते हैं
और इन आयोजनों के लिए प्रयास करते हैं। वे अनजान लोगों के एक समूह का हिस्सा बनकर अर्थात भाग बनकर प्रेक्षागृह में बैठते हैं, अर्थात एक स्थान पर कैद किए गए दर्शक। इन्हें अंग्रेजी में कैप्टिव ऑडियंस कहते हैं। जबकि टीवी या रेडियो पर आमतौर पर इंसान अपने घर में बैठकर अपनी मर्जी से कार्यक्रमों को देखता है। अब यहाँ पर हम क्या बताते हैं, जैसे हम लोग सिनेमा हॉल जाते हैं, ठीक है, या नाटकों को देखने के लिए हम किसी हॉल में जाते हैं, तो उस तरीके से क्या होता है, हम जाते हैं और वहाँ पर एक रूम में हमें कैद कर दिया जाता है और वहाँ बैठकर हम मनोरंजन करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक तरीके से हमें कैद किया गया। कैप्टिव ऑडियंस का मतलब हमें कैद करके एक रूम में बंद करके हमें ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, तो हम क्या हो गए, कैप्टिव ऑडियंस। लेकिन जब हम घर पर बैठकर रेडियो और टीवी के जरिए मनोरंजन करते हैं, तब वो हम अपनी मर्जी से देख रहे होते हैं, तब हम वो कैप्टिव ऑडियंस मतलब जब हम सिनेमा घरों में जाकर बैठकर पिक्चरों को देखते हैं तब। प्रश्न संख्या 27 है, रेडियो नाटक में समय के अनुसार पात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तब देखिए, रेडियो नाटक में समय का निर्धारण अलग अलग तरीके से किया गया है। 15 से 20 भी है, 30 से 40 भी है। तो यहाँ पर अगर कितने से कितने मिनट का नाटक है, उसमें कितने पात्र होने चाहिए, ये चीज आपको बतानी है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, रेडियो नाटक में समय के अनुसार पात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए। 15 मिनट की अवधि वाले रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या 5 से 6 हो सकती है, यानी 15 मिनट में आपकी कितनी होगी, 5 से 6, इससे ज़्यादा पात्र आप नहीं रखेंगे। फिर अगर 30 से 40 मिनट की अवधि वाले नाटक हैं तो उनमें पात्रों की संख्या 8 से 12 हो सकती है। यदि 1 घंटे या उससे अधिक अवधि का रेडियो नाटक लिखना ही पड़ जाए तो, वैसे नहीं लिखना चाहिए, अगर पड़ जाए तो उस कंडीशन में 15 से 20 भूमिकाएं गढ़ी जा सकती। याद रखिए, रेडियो नाटक में जितनी अवधि आप रखेंगे उतने पात्रों की संख्या बढ़ेगी, और जितने पात्रों की संख्या बढ़ेगी श्रोता उतना ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, क्योंकि यहाँ पर श्रोता सिर्फ आवाज़ के जरिए ही अपने पात्रों की पहचान कर सकते हैं। अब इतने कम समय में इतनी सारी आवाज़ों को रिकग्नाइज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए बहुत लंबी अवधि के नाटक नहीं लिखे जाते और ना ही ज़्यादा पात्रों को रखा जाता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जब हम इन संख्याओं की बात कर रहे हैं तो ये प्रमुख और सहायक भूमिकाओं की संख्या होती है, छोटे मोटे किरदारों की गिनती इसमें नहीं की जाती। मतलब मान लीजिए नायक है और नायिका, 2 प्रमुख हैं, उनके माता पिता हो गए और एक दोस्त हो गया, तो बस अगर 5 कैरेक्टर आप रख रहे हो तो बस यही। अब उसी में अगर घर का नौकर होगा, माली होगा, ड्राइवर होगा, तो ये अन्य भूमिकाओं में आएंगे, ये इन पात्रों में नहीं गिने जाएंगे, इनको हम अलग करते हैं। तो जो प्रमुख पात्र रहते हैं ये उन्हीं की संख्या हम आपको बता रहे हैं। प्रश्न संख्या 28 है, रेडियो नाटक में पात्र संबंधी समस्त जानकारी किसके माध्यम से मिलती है? अब रेडियो नाटक में जितनी भी पात्र से संबंधित, यानी कि जितने भी कैरेक्टर हैं, इनसे संबंधित जितनी भी जानकारी है हम तक कैसे, यानी श्रोताओं तक किस प्रकार पहुंचती है, तो वो क्या है, रेडियो नाटक में पात्र संबंधी समस्त जानकारी हमें संवादों के माध्यम से मिलती है। मतलब जितने भी संवाद वहां प्रस्तुत किए जा रहे हैं उन्हीं के माध्यम से हमें पात्रों की जानकारी मिलेगी। जैसे भी हमने बताया था श्यामलाल वाली और किशोरी लाल वाली बात, उसी तरीके से हम पात्र कैसा है उसके बारे में जितनी जानकारी है वो दूसरे पात्रों के संवादों द्वारा हमें मिल जाएगी। उसके नाम, आपसी संबंध, चारित्रिक रिश्ताएं, ये सभी संवादों द्वारा ही उजागर करने होते हैं, क्योंकि ये संवाद प्रधान माध्यम है तथा इसमें उनकी भाषा, व्यवहार तथा उम्र को ध्यान में रखते हुए आवाज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। इन सब के साथ साथ भाषा पर विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि भाषा से ही पता चलता है कि वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़, शहर का है या गांव का, प्रांत का है या कस्बे का, उसकी आयु क्या है आदि। तो देखिए इसमें संवादों के माध्यम से हमें कितनी सारी जानकारी मिलती है। तो इसलिए जब भी पात्र का चुनाव हो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी हम पात्र चुन रहे हैं वो हमारा जो पात्र के अनुकूल, मतलब अभिनेता जो भी हम ले रहे हैं वो पात्र के अनुकूल ही हमें लेना होता है। तो यहाँ पर हमारा ये प्रश्न पत्र समाप्त हुआ। आप सभी को यहाँ पर समझ में आ चुका होगा कि हमें कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें लिखनी होती हैं।
हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके, क्योंकि इसके आगे और भी कई हमारे जो है मैग्नेट ब्रेन टेस्ट पेपर आ रहे हैं, सिर्फ हिंदी में ही नहीं और भी सभी सब्जेक्ट्स में आ रहे हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे हमारा चैनल तो आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे कि आगे और कौन से वीडियोस आने वाले हैं, तो ये आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। हमारे चैनल पे आपको जितना भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है वो बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है। हम सभी अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं कि आप जो है अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स भी दे पाएंगे। साथ ही हमारे चैनल यानी magnetbrain.com पे आपको टोटली अरेंज्ड मटेरियल मिलता है, बुक वाइज, आपका चैप्टर वाइज सभी कुछ टोटली अरेंज मिलेगा। इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सभी टीचर्स बहुत एफर्ट लगाते हैं आपको पढ़ाने समझाने के लिए कि कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो हमसे मिस हो जाए, आपसे मिस हो जाए। हर एक चीज़ पॉइंट बाय पॉइंट और बहुत ही क्लियरिटी के साथ समझाते हैं। तो इसीलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।